आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी का शीर्षक है कंकाल। हम 3 साथी जिस कमरे में सोते थे उसके बगल के कमरे की दीवार पर एक नर कंकाल लटका हुआ था। रात को हवा में उसकी हड्डियाँ खट-खट शब्द करती हिलती रहती। दिन के समय हमें उन हड्डियों को हिलाना डुलाना पड़ता। तब हम पंडित महाशय से मेघनाथ वध और कैम्पबेल स्कूल के छात्र से अस्थि विद्या पढ़ते थे। हमारे अभिभावकों की इच्छा थी कि हम लोगों को एक बार की ही सर्व विद्याओं में पारदर्शी बना देंगे। उनका उद्देश्य कहाँ तक सफल हुआ, हम लोगों को जो जानते हैं उनके समक्ष प्रकट करना बेकार है, और जो जानते नहीं उनसे छिपाना ही अधिक उचित होगा। कुछ दिन हुए, एक दिन रात को सोने के कमरे में कोई उपयुक्त जगह न मिल पाने के कारण मुझे उसी कमरे में सोना पड़ा। नींद नहीं आ रही थी। इस करवट उस करवट करते गिरजा की घड़ी के बड़े बड़े घंटों ने लगभग सारे घंटे बजा दिए। इतने में कमरे में के कोने में जो तेल का दीप जल रहा था वह करीब 5 मिनट तक भगभगाता हुआ एक बारगी बुझ गया। इसके पहले ही हमारे घर में 2-1 दुर्घटनाएं घट चुकी थीं, इसलिए इस प्रकाश के बुझने से सहज ही मृत्यु की बात मन में उदित हुई। मन में विचार आया कि क्षण भर पहले प्रकाश था, किंतु अब वह हमेशा के लिए अंधकार में परिवर्तित हो गया। संसार में मनुष्य के जीवन की भी यही दशा है, जो कभी दिन और कभी रात के अंधकार में जा मिलता है। धीरे धीरे मेरे विचार उस कंकाल की ओर जाने लगे। मैं सोचने लगा, जब इस कंकाल में किसी के प्राण रहते होंगे तब वह क्या करता होगा। मुझे लगा एक चेतन पदार्थ अंधकार में कमरे की दीवार टटोलते हुए मेरी मसहरी के चारों ओर चक्कर काटता फिर रहा है। उसके गहरे निश्वास का शब्द सुनाई पड़ रहा है। वह जैसे कुछ खोज रहा है पर पा नहीं रहा है, और बड़ी तेजी से सारे कमरे की परिक्रमा कर रहा है। निश्चित समझ पाया कि मेरे निद्राहीन उष्ण मस्तिष्क की यह सारी कल्पना है, और मेरे ही मस्तिष्क में जो रक्त साए साए करता दौड़ रहा है वही तेज कदमों की आहट के समान सुनाई पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मेरे सारे शरीर में भय की एक लहर दौड़ गई। इस अकारण भय को जबरदस्त दूर करने के लिए बोल उठा, कौन? पद ध्वनि मेरी मसहरी के पास आकर रुक गई और एक उत्तर सुनाई पड़ा, मैं। मेरा वह कंकाल कहाँ गया, यही खोजने आई हूँ। मैंने सोचा, अपनी काल्पनिक सृष्टि से भयभीत होना ठीक नहीं। पाँव रखने के मकसद को बलपूर्वक कसकर पकड़े हुए चिर परिचित के समान मैंने अत्यंत सहज स्वर में कहा, आधी रात में यह अच्छा काम ढूंढ निकाला है तो उस कंकाल की इस समय तुम्हें क्या आवश्यकता? अंधकार में मसहरी के अत्यंत निकट से उत्तर मिला, कहते क्या हो? मेरी छाती की हड्डी तो उसी में थी। मेरा 26 वर्ष का यौवन तो उसी के चारों ओर विकसित हुआ था। एक बार देखने की इच्छा नहीं होगी? मैंने तत्काल कहा, हाँ, बात तो एकदम ठीक है, तो तुम जाकर खोजो, मैं थोड़ा सोने की कोशिश करूं। उसने पूछा, तुम अकेले हो? फिर तो मैं थोड़ी देर बैठूं, थोड़ी गपशप की जाए। 35 साल पहले मैं भी मनुष्य के पास बैठकर मनुष्य के साथ गपशप करती थी। इन 35 वर्षों में मैं केवल शमशान की वातास में हूँ शब्द करती घूमती फिरी हूँ। आज तुम्हारे पास बैठकर फिर एक बार मनुष्य के समान गपशप करूँ। ऐसा लगा मेरी मसहरी के पास कोई आ बैठा है। निरुपाय हो, मैं कुछ अधिक उत्साह से बोला, यही भला है जिससे कि मन खूब प्रफुल्लित हो।
ऐसी कोई कहानी सुनाओ। उसने कहा, उससे अधिक मज़ेदार कहानी यदि सुननी हो तो मैं अपने जीवन की कहानी सुनाऊं। गिरजे की घड़ी ने टन टन 2 बजाए। जब मैं जीवित थी और छोटी थी तब एक व्यक्ति से यमराज के समान डरती थी। वह थे मेरे पति। मछली को बंसी से पकड़ने पर उसे जैसा लगता होगा मुझे भी वैसा ही लगता, अर्थात कोई एक बिल्कुल अपरिचित जीव जैसे बंसी में फंसकर मुझे मेरे स्निग्ध गंभीर जीवन जलाशय से झटका देकर खींचे लिए जा रहा है। कैसे भी उसके हाथ से मुक्ति नहीं। विवाह के 2 महीने बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरे नाते रिश्तेदार मेरी ओर से बहुत रोए धोए। मेरे ससुर ने बहुत ही लक्षणों को मिलाकर देखा और सास से कहा, शास्त्र में जिसे विष कन्या कहते हैं यह लड़की वही है। यह बात मुझे स्पष्ट याद है। सुन रहे हो, कैसा लग रहा है? मैंने कहा, अच्छा। कहानी की शुरुआत बड़ी रोचक है, आगे सुनो। मैं प्रसन्नता से मायके लौट आई। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी। लोग मुझसे छिपाने की कोशिश करते, पर मैं अच्छी तरह जानती थी मेरे जैसी सुंदरी दुर्लभ है। तुम्हें क्या लगता है? शायद ऐसा ही हो, पर मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। देखा नहीं? क्यों? मेरा यह कंकाल ही मैं मजाक कर रही थी। तुम्हारे पास मैं कैसे प्रमाणित करूं कि उन 2 खाली आँखों की कटोरी में बड़ी बड़ी 2 काली नुकीली आँखें थीं। लाल अंधरों पर मंद मुस्कान खेलती रहती थीं। इन कई रूखी सूखी अस्थि खंडों के ऊपर इतना लालित्य और लावण्य, यौवन की इतनी कठिन कोमल सुडौल परिपूर्णता प्रतिदिन प्रस्फुटित हो उठ रही थी। तुमसे यह बताते हुए हंसी आती है और क्रोध भी आता है। तब मेरे उस शरीर से अस्थि विद्या सीखी जा सकती है। यह उस समय के बड़े बड़े डॉक्टर भी विश्वास नहीं करते थे। मुझे पता है, एक डॉक्टर ने अपने किसी विशेष मित्र से मेरे लिए कनक चंपा कहा था। उसका मतलब यह कि दुनिया की सभी मनुष्य की अस्थि विद्या और शरीर तत्व के दृष्टांत क्षेत्र थे। केवल मैं ही सौंदर्य रूपी पुष्प के समान थी। कनक चंपा में क्या किसी कंकाल का वास हो सकता है? मैं जब चलती थी तब स्वयं समझ पाती कि हीरे का टुकड़ा हिलाने पर उसके चारों ओर जैसे प्रकाश जगमगाता है, वैसे ही मेरी देह की प्रत्येक गति से सौंदर्य भंगिमा स्वाभाविक विभिन्न हिलोलों में चारों ओर फूट पड़ती। अक्सर मैं देर तक अपने दोनों हाथों को देखती रहती। दुनिया के सारे उद्यत पौरुष के मुंह में लगाम कसकर मधुर भाव में बस में कर सके, ऐसे थे वे 2 हाथ। सुभद्रा अर्जुन को लेकर जिस गर्वित भंगिमा से अपने विजय रथ को विस्मित तीनों लोगों के बीच में से हाँक कर ले गई थी, शायद उसकी भी ऐसे ही 2 सुडौल बाहुएं, आरक्त करतल और लावण्य शिखा के समान उंगलियां रही होंगी। किंतु मेरे उस निर्लज निराभरण चिरवृद्ध कंकाल ने मेरे नाम से तुम्हारे पास मिथ्या गवाही दी है। उस समय मैं निरुपाय निरुत्तर थी। इस कारण दुनिया में सबसे अधिक तुम पर क्रोध आता है। इच्छा होती है मेरे उस 16 वर्षीय जीवंत यौवन ताप से उत्पन्न आरक्तिम रूप को एक बार तुम्हारी आँखों के आगे खड़ा कर दीर्घ काल के लिए तुम्हारी दोनों आँखों की नींद उड़ा दूं। तुम्हारी अस्थि विद्या को अस्थिर बनाकर देश निकाला दे दूं। मैंने कहा,
यदि तुम्हारी देह होती तो उस देह को छू शपथ लेकर कहता, उस विद्या का रंच मात्र मेरे मस्तिष्क में नहीं है, और तुम्हारा वह भाव भुवन मोहक पूर्ण यौवन रूप रजनी के अंधकार पट पर जाज्वल्यमान हो प्रकटित है, और अधिक कहना नहीं होगा। मेरी कोई सखी नहीं थी। भैया ने विवाह न करने की कसम खा रखी थी। अंतपुर में मैं अकेली थी। बगीचे में पेड़ के नीचे अकेले बैठे मैं सोचती, सारा विश्व मेरे से ही प्रेम कर रहा है, सारे तारे मेरा ही निरीक्षण कर रहे हैं। वातास बहाने से बार बार दीर्घ निश्वास छोड़ती बगल से निकली जा रही है, और जिस तृणासन पर मैं दोनों पैरों को फैलाकर बैठी हूँ, उसमें यदि चेतना होती तो वह फिर से अचेतन हो जाता। दुनिया के सारे युवा पुरुष उस तृण पुंज रूप में दलबद्ध हो चुपचाप मेरे चरणवर्ती हो खड़े हैं। इस प्रकार की मैं कल्पना करती, अकारण हृदय में जाने कैसे वेदना का अनुभव होता। भैया के मित्र शशि शेखर जब मेडिकल कॉलेज से पास होकर निकले तो वहीं हमारे परिवार के डॉक्टर बने। मैंने पहले भी बहुत बार छिप कर उन्हें देखा था। भैया बड़े विचित्र आदमी थे। दुनिया को जैसे अच्छी तरह आंखें खोल कर नहीं देखते। संसार उनके लिए पूरी तरह खाली नहीं, इसलिए सरकते सरकते एक बारगी छोर पर जाकर उन्होंने आश्रय लिया था। उनके मित्रों में एक ही थे शशि शेखर, इसलिए बाहरी युगों में हमेशा इन्हीं शशि शेखर को देखती, और जब संध्या समय पुष्प वृक्ष के तले में सामग्री का आसन ग्रहण करती, तब दुनिया की सारी पुरुष जाति शशि शेखर की मूर्ति धारण कर मेरे चरणागत होती। सुन रहे हो, मन में कैसा लग रहा है? मैंने निश्वास लेते हुए कहा, लग रहा है शशि शेखर के रूप में ही जन्म लेता तो अच्छा होता। पहले पूरा सुनो। एक बार जब बदली के दिन थे, मुझे ज्वर आया, डॉक्टर देखने आए। वही मेरा प्रथम साक्षात्कार था। मैं खिड़की की ओर मुंह किए थी। संध्या की लाल आभा के पड़ने से बीमार चेहरे की विवरणता दूर हो गई थी। जब डॉक्टर ने कमरे में घुसते ही मेरे मुंह की ओर एक बार देखा, तब मैंने मन ही मन डॉक्टर की कल्पना में अपने मुख की ओर ताका। उस संध्या लोक में कोमल तकिए पर एक ईषद क्लिष्ट कुसुम कोमल मुख, असंयमित छोटी लटें ललाट पर आ गिरी थी, और लज्जा से झुके बड़े नयन पलवों कपोलों पर छाया बिस्तर कर रहे थे। डॉक्टर ने मृदु विनीत स्वर में भैया से कहा, एक बार तो हाथ देखना ही होगा। मैंने देहावरण से क्लांत सुडौल हाथ को बाहर निकाल दिया। एक बार अपने हाथ की ओर ताक कर देखा, यदि नीले रंग की कांच की चूड़ियाँ पहन पाती तो ये और भी सुंदर दिखते। रोगी के हाथ को लेकर नाड़ी देखने में डॉक्टर की ऐसी हिचकिचाहट इसके पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। अत्यंत असंलग्न भाव से कांपती उंगलियां से नाड़ी देखी। उन्होंने मेरे ज्वर के उत्ताप को जाना। मैंने भी उनके अंतर की नाड़ी कैसी चल रही है इसका कुछ आभास पाया। क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? मैंने कहा, अविश्वास का कोई कारण नहीं। मनुष्य की नाड़ी प्रत्येक अवस्था में समान रूप से नहीं चलती। कालक्रम से और भी 2-4 बार रोग में और आरोग्य होने के बाद देखा। मेरी उस संध्याकालीन मानस सभा में विश्व की करोड़ों पुरुष संख्या अत्यंत हास पाती
और अंत में एक पर आ ठहरी। मेरी दुनिया प्रायः जन शून्य हो आई। जगत में केवल एक डॉक्टर और एक रोगी ही बचे रहे। संध्या समय मैं छिपकर एक बासंती रंग की साड़ी पहनती, अच्छी तरह जूड़ा बांधकर बालों में बेला की एक माला लपेटती, एक आईना हाथ में लिए बगीचे में जा बैठती। क्यों? क्या अपने को देखकर कैसे भी परितृप्त नहीं होती? वास्तव में नहीं होती, क्योंकि मैं तो स्वयं अपने को नहीं देखती। तब अकेले में बैठकर मैं दो होती और तब मैं डॉक्टर की आँखों से अपने को देखती, मुग्ध होती और प्यार करती तथा दुलारती। फिर भी प्राणों के भीतर एक दीर्घ निश्वास संध्या वातास के समान हाहाकार कर उठता। तब से फिर मैं अकेली रह जाती। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।